नेशनल इनकम कैलकुलेशन में एक नया पॉइंट लेकर चलते हैं, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। पिछले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था बेटा। यानी हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इसके सारे वीडियो बनाकर मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेशन कराई थी। लेकिन वो सारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करंट ईयर की प्राइसेस पर थी। लेकिन पुराने लोगों को हम पूछते हैं तो कहते हैं कि यार हमारे ज़माने में तो हमारी रियल इनकम बहुत ज़्यादा थी, पैसा बहुत कम था, लेकिन गुड्स और सर्विस बहुत ज़्यादा आ जाती थी। लोग कहते, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि हम जेब भर कर नोट ले जाते थे और गाड़ी भर कर माल लाते थे। आज क्या हो रहा है, गाड़ी भर कर नोट ले जा रहे हैं और जेब भर कर माल ला रहे हैं। यानी हमारी परचेजिंग पावर, हमारी रियल इनकम बहुत कम हो गई। आज यूँ देखें कि गांव में अगर कोई पर्सन 5,000 रुपये कमाता है तो अपना महीना निकाल लेता है। वही शहर में जाता है, छोटे शहर में जाता है तो वही महीना निकालने के लिए उसको 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और बड़ी बड़ी सिटियों में, अगर मेट्रो सिटी में चले जाए तो महीने के 1 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल में चेंज होते ही एक्सपेंडिचर भी क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसी को हम स्टडी करते हैं कि जीडीपी जो होती है, और जीडीपी के बारे में मैं आपको बताया था, जीडीपी इट मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी की मैंने पिछली वीडियो में डेफिनेशन भी बताई थी कि इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी अपने किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स और सर्विस का जितना प्रोडक्शन होता है, उसकी करंट ईयर की प्राइसेस से उसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और वही मार्केट वैल्यू क्या कहलाती थी, जीडीपी कहलाती थी। लेकिन मैं यहाँ जीडीपी को अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ। एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक क्या होती है बेटा, रियल जीडीपी होती है। तो क्या डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में? तो बेटा नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो मैं कहूँ कि करंट ईयर का आउटपुट, यानी इस करंट ईयर, इस एकेडमिक ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का जितना भी जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसको करंट ईयर की प्राइसेस से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। यानी करंट ईयर का आउटपुट, गुड्स और सर्विस जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उसकी मार्केट वैल्यू यानी मार्केट प्राइस से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो हमारे पास में जो जीडीपी आती है वो कौन सी आती है बेटा, नॉमिनल जीडीपी आती है। तो देखो बेटा, मॉनेटरी जीडीपी एट करंट प्राइस, monetary GDP at current price is the money value of all final goods and services measured at the current prices produced in the domestic territory of a country in a 1 year। यानी एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको करंट ईयर की प्राइसेस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास में जो जीडीपी आती है वो कौन सी आती है बेटा, नॉमिनल जीडीपी। यानी नॉमिनल जीडीपी वैल्यू करंट ईयर आउटपुट एट ए करंट ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं कहूँ आपको कि करंट ईयर का जितना भी आउटपुट है बेटा, उसको हम बेस ईयर की प्राइसेस से, कांस्टेंट प्राइस से हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीपल कर दें। अब आप कहोगे सर ये बेस ईयर क्या कौन सा होता है बेटा? बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है बेटा जिसमें किसी तरह का कोई फ्लक्चुएट नहीं आया हो, प्राइस लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहा हो, तो इसका डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट करती है। तो बेस ईयर की प्राइसेस को अगर करंट ईयर के आउटपुट से क्या करते हैं बेटा, मल्टीपल कर दें। यहाँ पर देखो बेटा, करंट ईयर का आउटपुट है और करंट ईयर की क्या बेटा, प्राइस है। लेकिन अगर करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइसेस से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में जो जीडीपी आती है वो कौन सी आती है बेटा, रियल जीडीपी आती है। देखो बेटा, रियल जीडीपी क्या बेटा, इट इज़ द वैल्यू मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट प्राइस, यानी बेस ईयर की प्राइस। और यहाँ कौन सी प्राइस है बेटा, करंट ईयर की प्राइस है। तो इट इज द वैल्यू मेजर एट द कांस्टेंट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इसको नॉमिनल जीडीपी नॉलेज करना है तो करंट आउटपुट को करंट प्राइस से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो अपने पास में जो जीडीपी आती है कौन सी आती है बेटा, नॉमिनल जीडीपी आती है। और इसी तरह से रियल जीडीपी अगर नॉलेज करना है हमें, तो जो करंट ईयर का आउटपुट है उसको बेस ईयर की प्राइसेस से क्या कर दे, मल्टीपल कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास में जो जीडीपी आएगी कौन सी आएगी बेटा, रियल जीडीपी। तो फाइनल वे में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है आउटपुट दोनों में ही करंट ईयर का ही रहता है, लेकिन प्राइस लेवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने से
जीडीपी में भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर किसी कंट्री में 200 केजी किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और आज की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी है, तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई बेटा, 20,000, यानी करंट जीडीपी क्या हुई, 20,000। लेकिन बेस ईयर की प्राइस यानी आउटपुट तो वही है, आउटपुट है 200 केजी, लेकिन बेस ईयर की प्राइसेस, जो बेस ईयर गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, एक नॉर्मल ईयर होता है, अगर कहूँ उस समय उसकी प्राइस जो है 75 रुपीज़ थी, क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं, प्राइस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, आउटपुट वही रहा, तो उस समय 15,000 रुपये, यानी इस समय जीडीपी कितनी बेटा, 20,000 रुपये है, और यहाँ जीडीपी कितनी, 15,000, आउटपुट तो वही है। तो बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या होता है, फाइनल में ध्यान दें कि करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीपल कर दें, तो जो जीडीपी आती है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है, तो जो आती है उसको क्या कहते हैं बेटा, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और बेटा याद रखो, अगर करंट ईयर का आउटपुट उसको बेस ईयर की प्राइसेस से क्या करते हैं बेटा, मल्टीपल कर दे, तो हमारे पास में जो आती है वो क्या आती है, रियल जीडीपी। तो फाइनल में करंट ईयर आउटपुट एट ए करंट ईयर प्राइस, और इसमें क्या होगा बेटा, रियल जीडीपी वैल्यू ऑफ द करंट ईयर आउटपुट एट ए सम बेस ईयर की क्या बेटा, प्राइसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रियल जीडीपी को नॉलेज करना अपने को, तो अपने को क्या करना बेटा, बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर के आउटपुट से क्या कर दो बेटा, मल्टीपल कर दो, यानी आउटपुट करंट ईयर का होता है और प्राइस किसकी होती है बेटा, बेस ईयर की। जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं बेटा, रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी मीन्स क्या होता है बेटा, कि करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर के आउटपुट को क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो अपने सामने जो जीडीपी आती है वो क्या आती है बेटा, नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए बेटा, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर का आउटपुट और बेस ईयर की प्राइसेस को क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो ये किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट ए बेस ईयर प्राइस। लेकिन ये क्या होता है, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट ए करंट ईयर प्राइसेस। तो फर्स्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या बेटा, कि इसमें करंट ईयर का आउटपुट और करंट ईयर की क्या होती है बेटा, प्राइस होती है, सॉरी बेस ईयर की क्या होती है बेटा, प्राइस। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, करंट ईयर का आउटपुट और करंट ईयर की क्या होती है, प्राइस होती है नॉमिनल जीडीपी में। सेकंड अगर अपन देखें बेटा, तो ये कब इंक्रीज हो सकता है, ये प्राइस में चेंज होने, प्राइस तो चेंज होती नहीं, तो जब भी आउटपुट इंक्रीज होगा तो रियल जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा बेटा, अपनी रियल जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन नॉमिनल जो जीडीपी है वो आउटपुट इंक्रीज होने पर और प्राइस इंक्रीज होने, दोनों पर ही क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो सेकंड देखो बेटा, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस राइज। ये कब इंक्रीज होगा, कब राइज होगा, तो ये तभी राइज होगा जब आउटपुट में क्या हो रही है बेटा, इंक्रीजिंग हो रही है, क्योंकि प्राइस इसमें हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्राइस इसमें कौन से ईयर की लेते हैं बेटा, बेस ईयर की। लेकिन ये कब राइज हो सकती है, ये आइदर व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइज और करंट ईयर प्राइसेस राइज, यानी करंट ईयर की प्राइस राइज हो या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन सोशल वेलफेयर की दृष्टि से देखें, अगर रिलायबल वे में देखें, बहुत सारे कंट्री क्या करता है कि मेरी तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बेटा अगर ध्यान से देखें तो आउटपुट में तो बहुत सारी कंट्री की आउटपुट तो डिक्रीज होता है, लेकिन उसकी प्राइस लेवल इंक्रीज होने से जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वो सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए रिलायबल नहीं है। एक सीधी सी बात करूं बेटा मैं, कि अगर मैं कहूं कि 2010 में हमारे इंडिया का प्रोडक्शन 200 केजी था, उस समय प्राइस क्या थी, 100 थी, प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो उस समय जीडीपी क्या थी, 2000 थी। लेकिन आज मैं कहूँ कि प्रोडक्शन डिक्रीज होकर 150 केजी रह गया, लेकिन प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो गई, 200 हो गई। इसका मतलब जीडीपी कितनी हो गई, 3000। आप कहते हो यार जीडीपी इंक्रीज हुई, जीडीपी किससे इंक्रीज होने से हुई, प्राइस लेवल में इंक्रीज होने से हुई बेटा। किससे इंक्रीज हुई, प्राइस में इंक्रीजिंग होने से जीडीपी इंक्रीजिंग हुई। वापस इसको रिपीट करूं, वापस देखिए बेटा, कि मैं कहूं कि 2010 की बात करूं मैं, उस समय मेरे पास में 200 केजी प्रोडक्शन था। उस समय
प्राइस लेवल 100 था, यानी टोटल जीडीपी क्या थी 2000 रुपीज़ थी। आज 2020 की बात करूं तो प्रोडक्शन तो डिक्रीज हुआ और प्रोडक्शन डिक्रीज होकर 150 kg रह गया, लेकिन प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होकर क्या हो गया 200 हो गया। तो मैं कहूँगा जीडीपी कितनी 3000। आप कहोगे सर कि कंट्री की, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, इसका मतलब देश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कंट्री जो प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अगर रियल वे में देखें तो पहले हम कितने प्रोडक्शन 200 kg का प्रोडक्शन कंज्यूम करते थे, आज 150 kg का ही प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, जीडीपी बढ़ी किससे, प्राइस लेवल में इंक्रीज से। तो ये रिलायबल नहीं है सोशल वेलफेयर के लिए। कंजप्शन, लोगों का कंजप्शन तो क्या हुआ, बड़ा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जीडीपी किससे इंक्रीजिंग होने से हुई, प्राइस लेवल में इंक्रीजिंग होने से हुई। तो मैं कहूँ कि रियल जीडीपी वास्तव में अगर रिलायबल वे में देखें, वेलफेयर वे में देखें अपन कि पब्लिक का वेलफेयर किससे इंक्रीज होता है, तो पब्लिक का वेलफेयर रियल जीडीपी से होता है। तो इट इज़ ए रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, रियल वे में देखें तो किससे नॉलेज चलता है, रियल जीडीपी से। अगर रियल जीडीपी अपनी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है और वो प्राइस में इंक्रीजिंग होने से हो रही है, तो न तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, न सोशल वेलफेयर में क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। तो बेटा याद रखो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। करंट ईयर का रियल में करंट ईयर का आउटपुट और बेस ईयर की प्राइस होती है, इसमें करंट ईयर का आउटपुट और करंट ईयर की प्राइस होती है। ये कब इंक्रीज होगी, जब आउटपुट में इंक्रीजिंग होगा। ये आउटपुट में भी इंक्रीज से और प्राइस लेवल दोनों में इंक्रीजिंग से ये इंक्रीजिंग हो सकती है। ये मोर रिलायबल होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ नॉलेज करना हो या इकोनॉमिक वेलफेयर नॉलेज करना हो तो रियल जीडीपी से नॉलेज कर सकते हैं। रियल जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो अपना इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो ये रिलायबल इंडेक्स नहीं है। अगर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है और आपको कि यार अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन से करते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे नॉलेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ किसी कंट्री में, किसी ईयर में, ये 2020 में आउटपुट किसी गुड्स का प्रोडक्शन 400 kg, 50 kg और 50 kg था। आज की करंट प्राइस है 25 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो करंट ईयर का आउटपुट और करंट ईयर की प्राइस को मल्टीपल कर दो। 400 इंटू 25 इक्वल टू 10,000, 50 इंटू 20 इक्वल टू 1000 एंड 50 इंटू 10 इक्वल टू 500। यानी नॉमिनल जीडीपी कितनी है 11,500। ये नॉमिनल जीडीपी आज करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर का आउटपुट। लेकिन अगर अपने को रियल जीडीपी निकालनी है तो हमें बेस ईयर की प्राइस लेनी पड़ेगी। यहाँ बेस ईयर की प्राइस दे रखी कि बेस ईयर की प्राइस हो सकता है, बेस ईयर हमने 2010 को माना था। 2010 में इस गुड्स की प्राइस 10 रुपीज़ थी, इस गुड्स की प्राइस 5 रुपीज़ थी और इस गुड्स की प्राइस 2 रुपीज़ थी। तो देखिए रियल जीडीपी 400 इंटू 10 इक्वल टू 4000, 50 इंटू 5 करंट ईयर का आउटपुट और बेस ईयर की क्या बेटा प्राइस, 50 इंटू 5 इक्वल टू 250, 50 इंटू 2 यानी 100, यानी रियल जीडीपी कितनी 4350। आउटपुट वही है, प्राइस लेवल में इंक्रीज होने से अपनी जीडीपी जो है नॉमिनल जीडीपी कितनी 11,500 हो गई, जबकि रियल जीडीपी कितनी 4,350। इस तरह से हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नॉलेज कर सकते हैं। और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से हम इंडेक्स नंबर भी यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर भी हम नॉलेज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम जीडीपी से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से इंडेक्स नंबर नॉलेज करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का भी हम नॉलेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं तो हम किस तरह से इसको नॉलेज कर सकते हैं। हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और डिफ्लेक्टर इंडेक्स नंबर कैसे नॉलेज करते हैं। अगर हमें रियल जीडीपी और डिफ्लेक्टर दे रखा हो या इंडेक्स नंबर दे रखा हो तो नॉमिनल जीडीपी नॉलेज कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, रियल जीडीपी इंटू इंडेक्स नंबर अपॉन 100। अगर हमें रियल जीडीपी नॉलेज करना हो तो नॉमिनल जीडीपी और इंडेक्स नंबर दे रखा होगा, तो हम उस फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू 100। और इसी तरह से अगर डिफ्लेक्टर या इंडेक्स नंबर नॉलेज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू क्या होगा 100। और एक बात याद रखिए बेटा, अगर किसी ईयर में इंडेक्स नंबर अगर 100 होता है तो उस ईयर की रियल
जीडीपी और करंट जीडीपी दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी कंट्री का इंडेक्स नंबर 100 था, उस समय अगर नॉमिनल जीडीपी 10,000 है तो रियल जीडीपी भी क्या होगी? 10,000 ही होगी बेटा। अब मैं कहूं कि इंडेक्स नंबर इंक्रीज होकर 125 हो गया और नॉमिनल इनकम कितनी? 10,000 है, तो रियल इनकम कितनी होगी? 8,000। कैसे आएगी भी बताऊंगा मैं। इसी तरह से मैंने कहा रियल जीडीपी 8,000 है, इंडेक्स नंबर 125, तो नॉमिनल कितनी होगी? 10,000 होगी। किस तरह से नॉलेज करते हैं सुनिए। अगर मैं आपको कहूं बेटा क्वेश्चन में कि इंडेक्स नंबर इंक्रीज होकर 125 हो गया, रियल जीडीपी निकालो, तो करंट जीडीपी दे रखी बेटा। फॉर्मूला क्या है करंट जीडीपी का? कि करंट जीडीपी कितनी बेटा? 10,000 अपॉन इंडेक्स नंबर कितना बेटा? 125। ये इंडेक्स नंबर क्योंकि इंक्रीज हुआ इंटू 100, यानी कितना रह गया? 8,000। यानी 10,000 की वैल्यू कितने रहेगी? 8,000 रह गई, 8,000 रहेगी, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर जो चीज़ जो गुड्स 100 रुपीज़ की थी 125 की होगी। तो श्योर है कि अपनी रियल जीडीपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। परचेसिंग पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आपको कहा गया कि यार रियल जीडीपी भी गिवन है और डिफ्लेक्टर गिवन है, यानी इंडेक्स नंबर गिवन है, नॉमिनल जीडीपी नॉलेज करो। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी इंटू इंडेक्स नंबर। रियल जीडीपी कितनी बेटा? 8,000 इंटू इंडेक्स नंबर कितना? करंट इंडेक्स नंबर 125 अपॉन क्या बेटा? 100, 10,000। ये 10,000 आ गए। यानी हमने अगर रियल जीडीपी इंडेक्स नंबर दे रखा है तो नॉमिनल जीडीपी निकाल ली। अगर हमें नॉमिनल जीडीपी और इंडेक्स नंबर दे रखा था तो हमने रियल जीडीपी निकाल दी। अब आपको कहा गया कि नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है और रियल जीडीपी गिवन है, इंडेक्स नंबर नॉलेज करो। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी कितनी? 10,000 थी। रियल जीडीपी कितनी? 8,000 इंटू 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 125, यानी इंडेक्स नंबर कितना? 125। इस तरह से कोई भी दो वैल्यू अगर गिवन होती है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और डिफ्लेक्टर में से, तो हम तीसरी वैल्यू को आसानी से नॉलेज कर सकते हैं। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की स्टडी करने के बाद हम जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन देखते हैं बेटा। जीडीपी और वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि पब्लिक की जो लिविंग लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और जब लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है किसी पब्लिक का, इसके अलावा उनका सोशल वेलफेयर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जनरली अगर हम बात करें बेटा तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? यानी जीडीपी या नेशनल इनकम, यानी किसी भी कंट्री की इनकम, अगर इनकम में ग्रोथ होती है इसका मतलब पब्लिक का वेलफेयर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर जीडीपी डिक्रीज होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर डिक्रीज होती है तो वेलफेयर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी मैं कहूँ कि जीडीपी और वेलफेयर इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन इन जनरली, कि जीडीपी किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है, और जीडीपी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ ए मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और यहाँ जीडीपी की मैं बात करूँ, जीडीपी मैंने अभी आपको बताया था कि जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। और अगर दोनों ही बात करें कि नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों ही अगर इंक्रीज हो रही है तो पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ पैराडॉक्स ऐसे हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी तो इंक्रीज होती है लेकिन पब्लिक का वेलफेयर जो है वो क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। तो ध्यान दे बेटा कि व्हेन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है तो लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल भी क्या होता है? इंक्रीज। बट देर आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस ऑफ दिस जनरलाइजेशन। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है। फर्स्ट अगर मैं लॉन्ग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दो तरह से करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इक्वल कर दें, रिच और पुअर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखें बेटा, रिच और पुअर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी हमने अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वल कर दिया, तब तो पब्लिक का वेलफेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल किया, रिच और रिच हो रहा है और पुअर और क्या हो रहा है? पुअर हो रहा है, यानी इनकम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया, तो पुअर पर्सन और पुअर चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। लेकिन रिच पर्सन और रिच होता जा रहा है, तो क्या होगा? जीडीपी इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है,
लेकिन पब्लिक का वेलफेयर इंक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज मोर अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो वेलफेयर लेवल ऑफ द सोसाइटी में बी नॉट राइज, यानी सोसाइटी का जो वेलफेयर वो इंक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बोलो वेलफेयर भी क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है या अनइक्वल। अगर इक्वल हुआ तब तो जीडीपी इंक्रीज होने से, नेशनल इनकम इंक्रीज होने से वेलफेयर भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल है, रिच पर्सन और रिच हो गया और पुअर और क्या हो गया, पुअर हो गया, यानी इनकम का जो सर्कुलेशन है वो अगर रिच टू पुअर जा रहा है, रिच पर्सन से पुअर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन पुअर से रिच की ओर जा रहा है, रिच टू पुअर जा रहा है, तब तो क्या होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगा। लेकिन पुअर टू रिच हो रहा है, इसका मतलब वेलफेयर क्या होगा, डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मोर अनइक्वल है तो वेलफेयर लेवल ऑफ सोसाइटी का नॉट मे बी नॉट राइज, बढ़ेगा नहीं। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेलफेयर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, बार्टर सिस्टम चलते हैं। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर नॉन मॉनेटरी सिस्टम है, बार्टर सिस्टम है। बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो वर्क तो करते हैं, बदले में उनको कैश पेमेंट नहीं मिलता है, कैश इन हैंड नहीं होता है, कैश इन काइंड होता है, यानी गुड्स उनको दे दी जाती है और वो अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट ही नहीं होती है। और जब अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट नहीं होगी तो जीडीपी की कैलकुलेशन भी सही नहीं हो पाती है। और जब जीडीपी की कैलकुलेशन सही नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलफेयर कैसे नॉलेज होगा। इसका मतलब अगर नॉन मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज अगर जिस कंट्री की ज़्यादा है तो उनका वेलफेयर भी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा ये ध्यान दें कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को मॉनेटरी एक्सचेंज में कन्वर्ट करके जीडीपी की, एक रियल जीडीपी को हम नॉलेज कर सकते हैं और तभी जाकर वेलफेयर को नॉलेज कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान दो, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर क्वाइट एविडेंट इन द रूरल नियर वेयर पेमेंट फ्रॉम द फार्म लेबर आर ऑफ्टन मेड इन काइंड रादर देन कैश, यानी उनको अधिकांश वे में कैश नहीं देकर क्या होता, गुड्स और सर्विस, गुड्स दी जाती है, काइंड के रूप में दिया जाता है। बट सच ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड नहीं है, याद रहेगा बेटा। तो दे आर आउटसाइड द मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज, और ये मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज से क्या होता है, बाहर हो जाता है। और अपने को अगर रियल जीडीपी यानी जीडीपी की जो कैलकुलेशन करते हैं ये नॉन मॉनेटरी सिस्टम उसमें इंक्लूड ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी मार्केट वैल्यू हुई वही जीडीपी में कैलकुलेट है। लेकिन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऐसा होता है, जो बार्टर सिस्टम है वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आता ही नहीं है, तो हमें एक्चुअल जीडीपी का नॉलेज नहीं हो पाता है और वेलफेयर भी इंक्रीज है या डिक्रीज इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर यूँ बात करें अपन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ज़्यादा है जिस कंट्री का, उसकी वेलफेयर भी क्या होगा, ज़्यादा। इसी तरह से और बात करें बेटा एक्सटर्नलिटीज़, यानी कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और जीडीपी को क्या करती है, इंक्रीज, लेकिन उसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी है, बैड इम्पैक्ट भी होते हैं और वो बैड इम्पैक्ट की प्राइस से नॉलेज ही नहीं हो पाता है और अपने को एक्चुअल जीडीपी का नॉलेज नहीं हो पाता है और वेलफेयर भी पता नहीं चल पाता है। कैसे बेटा, इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके गुड और बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी, उसका न तो कोई प्राइस होती है न कोई पेनल्टी होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपका ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी से जीडीपी क्या हो रही, इंक्रीज, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम में ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है और जीडीपी भी क्या हो रही, इंक्रीज, लेकिन उससे पोल्यूशन हो रहा है बेटा, और उससे क्या हो रहा है बेटा, पोल्यूशन हो रहा है और उससे सोसाइटी पर बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसका नॉलेज हम रियल वे में कर ही नहीं पाते हैं। तो हाँ, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑयल रिफाइनरी से जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उससे सोशल वेलफेयर में क्या रही, डिक्रीजिंग। तो कुछ एक्सटर्नलिटीज ऐसी होती है जो हमारी सोसाइटी पर बैड इम्पैक्ट, हाँ इकोनॉमिक पे तो गुड इम्पैक्ट डालती है कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारे हेल्थ पर बैड इफेक्ट आ गया, इसका मतलब क्या, अपना वेलफेयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बेटा ध्यान दो, एक्सटर्नलिटीज में इट रेफर्स गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट
पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज नॉट अकाउंटेड इन द इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर इन टर्म ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी की सोशल वेलफेयर में तो इंक्लूड होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि पोल्यूटिंग रिवर बाय एन ऑयल रिफाइनरी से जो रिवर जो है वो पोल्यूटिंग हो गई बेटा, तो क्या हुआ, रिड्यूस वेलफेयर, अपना वेलफेयर क्या होगा, रिड्यूस होगा थ्रू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, अपनी हेल्थ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो इस तरह से मैं बात करूं जीडीपी एंड वेलफेयर, जनरल वे में अपन बात करते हैं कि जीडीपी इंक्रीज, वेलफेयर भी क्या होता है इंक्रीज, जीडीपी डिक्रीज, वेलफेयर भी क्या होता है डिक्रीज। लेकिन कुछ पॉजिटिव रिलेशन की बात की, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जीडीपी इंक्रीज होने पर वेलफेयर डिक्रीज हो सकता है और जीडीपी डिक्रीज होने पर वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। फर्स्ट मैंने लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो जीडीपी इंक्रीज, वेलफेयर भी इंक्रीज, लेकिन अनइक्वल है तो जीडीपी भले इंक्रीज हो जाओ, वेलफेयर क्या होगा डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट मैंने लिया बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। जिस कंट्री का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा, यानी गुड्स और सर्विस का, यानी बार्टर सिस्टम होता है जहाँ मॉनेटरी सिस्टम ही नहीं है, जो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं है बेटा, तो नॉन मॉनेटरी सिस्टम ज़्यादा है तो वहाँ वेलफेयर भी ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी तो वहाँ की कम है, आज इंडिया की जीडीपी कम है, लेकिन अपना सोशल वेलफेयर क्योंकि बार्टर सिस्टम है, नॉन मॉनेटरी सिस्टम ज़्यादा, जो अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट ही नहीं बेटा। तो बात करें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जहाँ का ज़्यादा होता है वो बेटा आउटसाइड ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज से आ जाता है, जो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। तो जहाँ पर नॉन मॉनेटरी सिस्टम जितने एक्सचेंज ज़्यादा है वहाँ वेलफेयर भी क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा। एक्सटर्नलिटीज़ यानी कुछ कंडीशन, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो अपनी जीडीपी को क्या करती है इंक्रीज़ करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, लेकिन उसके बैड इम्पैक्ट पर पड़ती है। बैड इम्पैक्ट होते हैं अपने हेल्थ पर, जैसे मैंने आपको कहा ना कुछ फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, और पोल्यूशन हुआ तो श्योर है कि अपने सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी की हेल्थ वो क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। इसी तरह से और वेलफेयर रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकंड मैंने लिया था बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, और थर्ड लिया था एक्सटर्नलिटीज़, और फोर्थ हम लेते हैं बेटा इकोलॉजिकल डिग्रेशन। अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इकोलॉजिकल डिग्रेशन हो रहा है, इकोलॉजी सिस्टम जो है डिग्रेड हो रहा है, यानी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट आ रहा है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या होगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी डिक्रीज होगी। आज खुद देखिए आप, नरेंद्र मोदी इसी पर स्वच्छता अभियान पर ही ध्यान दे रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि इकोलॉजिकल डिग्रेशन, यानी जीडीपी तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन अपना इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है। उसका रीजन मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, शहर से शहर बढ़ रहे हैं, और बढ़ने से क्या हो रहा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन आ रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो हेल्थ पर वो बैड इफेक्ट आ रहा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी क्या हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है। तो मैंने लिखा बेटा इकोलॉजिकल डिग्रेशन विद द राइज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, देयर विल बी राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जीडीपी किसके रीजन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से और अर्बनाइजेशन होने से, दिस विल बी राइज पोल्यूशन। ऐसी कंडीशन में हमारा पोल्यूशन भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कौन कौन सा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन विद द राइज इन जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा विल बी इकोलॉजिकल डिग्रेशन हो रहा है, और विच विल बी रिड्यूस वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी क्या हो रही डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल में मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी और वेलफेयर में जनरल में कौन सा पॉजिटिव रिलेशन है, इंक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और डिक्रीज, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जीडीपी इंक्रीज हो सकती है लेकिन वेलफेयर क्या हो सकता है डिक्रीज। तो मैंने आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिए थे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिया था बेटा, वो लिया था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकंड लिया था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, थर्ड लिया था बेटा एक्सटर्नलिटीज, और फोर्थ लिया था बेटा इकोलॉजिकल डिग्रेशन। अब एक छोटा सा पॉइंट और लेके चलते, ग्रीन जीएनपी। आजकल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वे में चल रहा है। अगर हम ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या है कि हम जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, यानी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो बेटा इंक्रीज हो, और उसके साथ ही
अगर एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन नहीं हो, पोल्यूशन में डिक्रीजिंग हो रही है, लोगों की हेल्थ पर गुड इफेक्ट आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जीडीपी इंक्रीज से वेलफेयर भी क्या होगा, इंक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी इंडिकेट क्या करती है, यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ नॉन एट ग्रीन जीएनपी। अगर हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसका ढंग से यूज़ करें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, ज़बरदस्ती उसका एक्सप्लोट नहीं करें, जिससे ऐसा नहीं हो कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम इक्विटेबल यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, जीएनपी, जिसमें हम इंक्रीज अवेलेबिलिटी लाइफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम अपनी लाइफ की जो अवेलेबिलिटी के लिए गुड्स और सर्विस चाहिए उसको हम अवेलेबल करा रहे हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को हम एक ढंग से क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इकोनोमाइजिंग ऑफ द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का ढंग से हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जीएनपी इंक्रीज अगर होती है तो वेलफेयर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसको हमने क्या कहा बेटा, ग्रीन जीएनपी। यानी ग्रीन जीएनपी का मतलब ये होता है, साफ वे में होता है कि हमारा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी हम इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इस तरह से अर्बनाइजेशन करें कि हमारा पोल्यूशन भी नहीं हो और हमारी पब्लिक की वेलफेयर भी क्या हो बेटा, इंक्रीज हो, वेलफेयर भी क्या हो बेटा, इंक्रीज हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो, इंक्रीज। इसके लिए हम बेटर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएं उनको, नेचुरल रिसोर्सेज को हम फुलर यूटिलाइजेशन यूज़ करें उसका, अपन याद रहेगा, और उनकी बेटर क्वालिटी यानी पब्लिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या बने, बेटर बने। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन जीएनपी। इस तरह से हमने इस टॉपिक में आपको जीडीपी की डेफिनेशन बताई बेटा। आपको जीडीपी दो तरह की, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको समझाया बेटा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल के माध्यम से डिफरेंस क्या होता है प्रैक्टिकल से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे नॉलेज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अगर नॉलेज है तो हम डिफ्लेक्टर इंडेक्स नंबर भी नॉलेज कर सकते हैं, और तीनों का मैंने कंपैरिजन करके बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया जीडीपी और वेलफेयर जनरल में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें जीडीपी इंक्रीज होने पर वेलफेयर डिक्रीज हो सकता है, जिसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मैंने बताया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बताया मैंने आपको बेटा, एक्सटर्नलिटीज़ बताया बेटा, इकोलॉजिकल डिग्रेशन बताया। इसी के बाद मैंने ग्रीन जीएनपी बताया। इस तरह से अपना ये टॉपिक फुल एंड फाइनल वे में नेशनल इनकम का टोटल आज क्या होता है बेटा, एंड होता है। अब अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम क्या रहेगा बेटा, मनी, जिसका